Hello and welcome to Confidence Commerce Classes. Myself विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो बन रही है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। यानी प्राइस इलास्टिसिटी को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखो बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के, उसे कैलकुलेट करने के तीन पॉपुलर मेथड होते हैं। ये तीन मेथड कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर सेकंड इज अ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड एंड नंबर थर्ड इज अ ज्योमेट्रिक मेथड। तो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने का ये तीन मेथड है। बच्चों मेथड को भी हम अप्लाई करें तो मेरा आंसर सेम आता है। दैट मीन्स हम तीनों में से कोई भी मेथड चलाएंगे हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो आइए वन बाय वन इन मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड दिस मेथड वाज गिवन बाय वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल। बच्चों आपने इनका नाम सुना होगा। तो दिस मेथड वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। ओके, देखिए व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड वी मेजर द elasticity of demand on the basis of changes in the expenditure of consumer on the commodity। बच्चों इस मेथड के अकॉर्डिंग हम प्राइस इलास्टिसिटी को जो मेजरमेंट करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट पर जो एक्सपेंसेस करता है उस एक्सपेंसेस में कितना चेंजेस हो रहा है एज इट्स प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से। दैट मीन्स हम इस मेथड में जो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट पर जितना अमाउंट स्पेंड करता था, जितना अमाउंट एक्सपेंसेस करता था, उस अमाउंट पर कितना चेंजेस हुआ है, वो एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना चेंज हुआ है एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। जब हम इस बेसिस पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करते हैं तो ये कहलाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके बच्चों, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि इसमें हम कंपैरिजन करते हैं प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से और हम ये देखते हैं कि ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट पर जितना अमाउंट स्पेंड करता था, जितना अमाउंट वो एक्सपेंसेस करता था, वो एक्सपेंसेस पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या फिर कांस्टेंट है। इस बेसिस पर हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करेंगे। ओके, सो देखो बच्चों, इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी तीन टाइप की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर तीन टाइप से होती है। These are more than one, equal to one and less than one। ओके, तो अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आता है मोर देन वन। समझो बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन वन उस केस में होती है जबकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस और उस पर किए जाने वाले टोटल एक्सपेंडिचर में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। दैट मीन्स व्हेन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब ऐसा हो कि प्राइस इंक्रीज करने से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट पर किए जाने वाले टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट डिक्रीज कर देता है एंड प्राइस डिक्रीज हो जाने से उस प्रोडक्ट पर किए जाने वाले टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं मोर देन वन। ये केस कहलाता है मोर देन वन। तो मोर देन वन कब होगा? जबकि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जाता है एंड प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। ओके, देन दिस इज कॉल्ड मोर देन वन। देखिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस पहले 6 रुपीज का था और 6 रुपए के प्राइस पर हम उसकी डिमांड कितनी करते थे? 100 यूनिट्स की। 6 रुपए के प्राइस पर डिमांड कितनी हो रही है? 100 यूनिट्स की।
तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, P इंटू क्यू, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, सॉरी 6 इंटू 100, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 600 रुपीज का। ये टोटल एक्सपेंसेस में कैसे निकाला, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 6 इंटू 100 टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 600 रुपीज का। ओके, नाउ सपोज दैट नाउ प्राइस इंक्रीजेस अप टू ₹8, प्राइस जो है इंक्रीज होकर हो गया 8 रुपीज, प्राइस हमारा इंक्रीज किया, तो प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है, ये हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगी। बट बच्चों मैंने क्या किया, अपनी डिमांड को कंपैरेटिवली ज्यादा डिक्रीज कर दिया, मोर प्रोपोर्शन से डिक्रीज कर दिया। तो मैंने अपनी डिमांड को क्या किया, सपोज करो कितनी कर दिया 60 यूनिट कर दिया, प्राइस 6 से 8 हुआ है और डिमांड 100 से घटकर 60 यूनिट की हो गई। तो अब बच्चों अगर देखिए कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो 8 इंटू 60 दिस कम टू 480। तो हम देखें बच्चों कि प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ 6 से 8 रुपीज हुआ, तो हमने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट डिक्रीज कर दिया। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो पहले से डिक्रीज कर दिया, घट गया ना। क्यों घट गया, क्योंकि हमने डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिया है, हमने डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिया, जिसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट था वो पहले से घट गया। तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, सेम वे फिर से लेते हैं एग्जांपल कि अब मान लीजिए प्राइस हमारा डिक्रीज होकर हो गया 4 रुपीज का, प्राइस घटकर हो गया 4 रुपीज का, तो अब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज करेगी, लेकिन मैंने क्या किया, डिमांड को प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और मान लो डिमांड बढ़कर हमने कितना कर दिया 200 यूनिट की कर दिया, तो 4 रुपए के प्राइस पर अब डिमांड कितनी हो रही 200 यूनिट्स की, तो इससे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 800 रुपीज का होगा। तो देखो बच्चों अब क्या हुआ, प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ है जबकि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज कर गया है। याद रखना बच्चों, हम प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर से। तो देखो प्राइस जब इंक्रीज हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, और प्राइस डिक्रीज हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। तो ये केस हमारा कहलाता है मोर देन 1 का, और इस केस में बोलते हैं हमारी जो इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी मोर देन 1 होगी। ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट केस दैट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। समझना बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 उस केस में कही जाती है जबकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत चेंजेस हो रहा है, प्राइस सम टाइम इंक्रीज कर रहा है सम टाइम डिक्रीज कर रहा है, प्राइस में चेंजेस हो रहा है, बट उस पर किए जाने वाले जो टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट इज कांस्टेंट। तो ये केस कहलाता है इक्वल टू 1 का। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्राइस था 6 रुपीज का, और फिर से लेते हैं डिमांड हमारी कितनी हो रही है 100 यूनिट्स की, तो 6 रुपए के प्राइस पर डिमांड हम कर रहे हैं 100 यूनिट्स की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करिएगा, तो 6 इंटू 100, तो ये फिर से हो गया 600 रुपीस। ओके, नाउ वंस अगेन प्राइस इंक्रीजेस अप टू ₹8, फिर से मेरा प्राइस हो गया 1 रुपीस, बढ़ गया, तो क्या हुआ, डिमांड हमने डिक्रीज कर दिया। इस बार जो डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन उतने ही परसेंटेज से कर रहे हैं जितना परसेंट मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ है, जितने परसेंट मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ हमने एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में सेम परसेंटेज से डिमांड डिक्रीज कर दिया, यानी डिमांड हमारी घटकर कितनी हो गई 75 यूनिट की। तो अब सोचना बच्चों कि अगर अब हम 8 रुपए के प्राइस पर 75 यूनिट की डिमांड करेंगे तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट होगा वो सेम रहेगा 600 रुपीस का, सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पर प्राइस तो इंक्रीज हुआ है लेकिन डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट इज कांस्टेंट। सेम वे वंस अगेन नाउ प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस 4 रुपीस का हो गया, तो मैंने क्या किया, डिमांड को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा दिया, और डिमांड हो गई मान लीजिए 150 यूनिट की, डिमांड हमारी हो गई 150 की। तो अब बच्चों देखो फिर से 4 रुपए के प्राइस पर अगर हम 150 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं तो सोचिए हमारा टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट सेम रहता है 600 रुपीस का। दैट मीन प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंसेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है,
and total expenses amount is constant. So this situation is called equal to 1, and in this case our elasticity will be equal to 1 only. Okay, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट केस, दैट इज लेस देन 1. बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 उस केस में कही जाती है व्हेन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन. When the price and total expenditure move in the same direction. बच्चों सेम डायरेक्शन का मीन्स क्या हुआ कि अगर प्राइस के इंक्रीज होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट भी इंक्रीज कर जाए, एंड प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट भी डिक्रीज कर जाए, तो ये केस कहलाएगा लेस देन 1 का. लेट्स टेक एग्जांपल. देखो बच्चों फिर से एज्यूम करो, फिर से मेरा प्राइस 6 रुपीस का है और डिमांड होगी 100 यूनिट्स की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 600 रुपीस का हो रहा है. सेम एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है. एंड जब प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 8 रुपीस का, प्राइस 6 से बढ़कर 8 रुपीस का हो गया, तो हमने क्या किया, डिमांड को रिड्यूस किया, डिमांड घटेगी. लेकिन मैंने इस बार जो डिमांड को घटाया वो बहुत ही लो प्रोपोर्शन से घटाया, बहुत ही कम डिमांड घटी. अब मान लो डिमांड रिड्यूस होकर हो गई 90 यूनिट की, डिमांड घटी लेकिन लो प्रोपोर्शन से घटी है, 100 से 90 हो गई. तो देखो क्या हुआ, अब अगर हम 8 रुपए के प्राइस पर एक 90 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, 8 into 90 दैट विल बी 720 रुपीस का. अब देखो बच्चों क्या हो रहा है कि मेरा प्राइस भी इंक्रीज किया है और टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट भी पहले से इंक्रीज हो गया. एक्सपेंसेस तो पहले 600 का हो रहा था, अब कितना हो रहा है 720 का हो रहा है. तो एक्सपेंसेस का अमाउंट भी बढ़ गया है और प्राइस भी इंक्रीज किया है. तो ये केस कहलाता है लेस देन 1 का. एंड वंस अगेन मान लो प्राइस हमारा डिक्रीज हो गया, 4 रुपीस का हो गया, तो प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड मेरी इंक्रीज करेगी. लेकिन मैंने फिर से जो डिमांड बढ़ाया, जो डिमांड इंक्रीज किया, लो प्रोपोर्शन से इंक्रीज किया. अब मान लो मेरी डिमांड हुई है जस्ट 125 यूनिट की, ठीक है. तो अब 4 रुपए के प्राइस पर डिमांड होगी 125 की, तो इंटू करो, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर होगा 500 रुपीस का. तो देखो बच्चों क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया है. तो इस केस को बोलते हैं लेस देन 1. ओके, तो बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो 3 टाइप से होती है, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1. तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने क्या किया, प्राइस को कंपेयर किया है टोटल एक्सपेंडिचर से, प्राइस को कंपेयर किया है टोटल एक्सपेंडिचर से, और कंपेयर करके हमने प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर किया है. ओके यस बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का जो सेकंड मेथड आता है दैट इज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड. आइए देखते हैं इस मेथड को भी. बच्चों ये जो सेकंड मेथड है दैट इज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, इस मेथड में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, और फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को. देखिए ये मेथड है क्या, तो इन दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन अमाउंट डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो इस मेथड में बच्चों मुझे क्या करना है, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, और डिवाइड करके प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करना होगा. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. बच्चों प्रोपोर्शनेट को हम लोग परसेंटेज भी लिख सकते हैं, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, अगर इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइड करना चाहें तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस. तो बच्चों जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करते हैं तो ये कहलाता है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड. बच्चों हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले का यूज करके प्राइस
इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करना सिखाया था। आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में हमने अपने से एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल लेकर के हमने इसी फॉर्मूले को यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट किया था। ओके, तो बच्चों ये था हमारा सेकंड मेथड, जिसमें कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को यूज करके हमें प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करना होगा। ओके, यस बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने का नंबर थर्ड एंड लास्ट मेथड जो आता है दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। बच्चों ये जो ज्योमेट्रिक मेथड होता है, इस मेथड में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक ग्राफ पेपर का यूज करते हैं और उस ग्राफ पेपर पर एक डिमांड कर्व बना करके हम लोग यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो क्योंकि बच्चों इसमें ग्राफ पेपर का यूज किया जाता है और ग्राफ पेपर पर डिमांड कर्व बना करके हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इस मेथड का एक नाम और भी होता है जिसे बोलते हैं ग्राफिक्स मेथड। बच्चों इसे ग्राफिक्स मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम डायग्राम के यूज करके ग्राफ पेपर पर डायग्राम बना करके हम इसमें प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करते हैं। ओके, सो इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कर्व ड्रॉन ऑन अ ग्राफ। हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर एक डिमांड कर्व बनाना है और डिमांड कर्व बना करके हमें यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी मेजरमेंट करना होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक्स मेथड। ओके, तो बच्चों इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज लोअर सेक्टर ऑफ टेंजेंट अपॉन अपर सेक्टर ऑफ टेंजेंट, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। अब देखिए बच्चों, अब मेरे पास कोई ग्राफ पेपर तो है नहीं इस टाइम और नहीं एग्जाम में आपको कोई ग्राफ पेपर मिलेगा, तो बस हमें अपने आइडिया से आपको दिखाना है कि इस मेथड का यूज कैसे होता है। देखो बच्चों, हमने एक डायग्राम बनाया, नीचे x एक्सिस पर डिमांड होता है एंड y एक्सिस पर प्राइस होता है और फिर हमने ये एक डिमांड कर्व जो कि ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करती है इस तरह से ले गए, इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये हमारा टेंजेंट है जो कि x एंड y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इस टेंजेंट के डिफरेंट पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 5 पॉइंट्स का, कि एक बिल्कुल टॉप पर ले लेते हैं इस वाले पॉइंट पर, फिर एक थोड़ा नीचे लेते हैं, फिर बिल्कुल एक मिड पॉइंट पर लेते हैं सेंटर पॉइंट पर, फिर थोड़ा और नीचे लेते हैं और एक बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इन 5 अलग अलग पॉइंट पर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करना है। तो ये मेजरमेंट कैसे होगा, देखो हमने इसे पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और लास्ट में पॉइंट ई। सो देखो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट ए पर हम देखें मेरी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हो रही है। तो देखो बच्चों, इस फॉर्मूले से, इस मेथड से मेरा जो फॉर्मूला होता है लोअर सेक्टर ऑफ टेंजेंट अपॉन अपर सेक्टर ऑफ टेंजेंट। देखो बच्चों, ये मेरी टेंजेंट है, अगर हम पॉइंट ए पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं तो सोचने की बात है कि इसमें जो लोअर सेक्टर है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट जा रहा है, लोअर सेक्टर पूरा कंप्लीट है और अपर सेक्टर, तो देखो अपर सेक्टर इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी हम बिल्कुल टॉप पॉइंट पर है, तो अपर सेक्टर कुछ भी नहीं है और लोअर सेक्टर पूरा कंप्लीट है। तो दैट मींस कि ए वाले पॉइंट पर हम कहेंगे कि लोअर सेक्टर जो है वो पूरा कंप्लीट है। मान लो यहाँ से यहाँ पूरा 100 है, यहाँ से मान लीजिए पूरा 100 है और जबकि अपर सेक्टर 0 है, अपर सेक्टर कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल टॉप पर है। ठीक है, तो आप सोचिए मुझे किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरा जो आंसर होता है वो कितना आता है, 0 नहीं आता। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 नहीं होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, तो ए वाले पॉइंट पर हम कहेंगे हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी इनफाइनाइट। ओके, कैसे निकाला हमने, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो बच्चों पॉइंट नंबर बी में कि अगर पॉइंट बी पर अगर मुझे प्राइस इलास्टिसिटी मेजरमेंट करनी है तो देखो पॉइंट बी में क्या हो रहा है कि मेरा जो लोअर सेक्टर है यहां से यहां तक का और अपर सेक्टर केवल इतना है। हम देख रहे हैं कि मेरा लोअर सेक्टर ज्यादा है और अपर सेक्टर कम है, लोअर सेक्टर ज्यादा है और अपर सेक्टर कम है। जैसे फिर से एज्यूम करो बच्चों
ये पूरी लाइन 100 की है और यहां से लेकर यहां तक का 80 आ रहा है, तो लोअर सेक्टर कितना 80 है। सपोज करो, एज्यूम करो यहां से यहां तक में कितना 80 है, जबकि यहां से यहां में कितना है, तो मान लो कितना है 20 है। यानी आप समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो सोचो बच्चों जो भी आंसर आएगा वो आंसर मेरा हमेशा 1 से अबव ही होगा, मोर देन 1 होगा। मोर देन 1 क्यों होगा? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा 1 से अबव होगा। दैट मींस बच्चों बी वाले पॉइंट पर हमारी जो प्राइस प्लास्टी होगी दैट विल बी मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा लोअर सेक्टर ज्यादा है और अपर सेक्टर कम है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी पर। देखो बच्चों पॉइंट नंबर सी जो मेरा है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट पर जितना मेरा लोअर सेक्टर है उतना ही मेरा अपर सेक्टर भी है। इस वाले केस में लोअर और अपर सेक्टर बिल्कुल इक्वल है। तो मान लीजिए एज्यूम करिए कि लोअर सेक्टर 50 है तो अपर सेक्टर भी 50 है। तो बच्चों अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो मेरा आंसर कितना आता है? 1 होता है। तो दैट मींस सी वाले पॉइंट पर जो कि सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारी प्राइस प्लस टी होगी इक्वल टू 1। यस बच्चों, अब आते हैं पॉइंट नंबर डी पर। तो आप देखिए पॉइंट नंबर डी में क्या हो रहा है कि पॉइंट नंबर जो डी है उसमें लोअर सेक्टर कम है और अपर सेक्टर ज्यादा है। पॉइंट नंबर डी में देखो लोअर सेक्टर मेरा कम है और अपर सेक्टर ज्यादा है। दैट मींस बच्चों ये एज्यूम करिए कि डी वाले पॉइंट पर मेरा लोअर सेक्टर है मान लीजिए 20 का और अपर सेक्टर है 80 का। दैट मींस मेरा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो बच्चों सोचो जब भी मेरा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो दैट मींस कि मेरा जो आंसर होगा वो हमेशा 1 से बिलो होगा, लेस देन 1 होगा। दैट मींस डी वाले पॉइंट पर मेरी जो प्राइस इलास्टिसिटी बनेगी दैट विल बी लेस देन 1 की होगी। ठीक है, लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 क्यों हो रही है? क्योंकि लोअर सेक्टर यहाँ पर कम है और अपर सेक्टर ज्यादा है। ओके, अब आते हैं बच्चों नंबर ई लास्ट पॉइंट। बच्चों जो ई वाला पॉइंट है आप देखिए वो बिल्कुल बॉटम पर है, वो बिल्कुल नीचे बॉटम पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो दैट मींस कि ई वाले पॉइंट पर लोअर सेक्टर आगे कुछ है ही नहीं, इसके लिए लोअर सेक्टर कुछ है ही नहीं क्योंकि अपर सेक्टर ये पूरा कंप्लीट है। तो ई वाले पॉइंट पर लोअर सेक्टर जो है वो 0 है क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल लोअर पर है और अपर सेक्टर पूरा कंप्लीट है तो मान लीजिए वो 100 है। तो बच्चों 0 में से अगर कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा जो आंसर आता है वो ऑलवेज 0 ही आएगा। सो ई पॉइंट पर हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इक्वल टू 0। तो ये था बच्चों हमारा नंबर 3rd एंड लास्ट मेथड जो कि था ज्योमेट्रिक मेथड, जिसे हम लोग ग्राफिक्स मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ पेपर का यूज करके हम लोग प्राइस प्लास्टिक को मेजरमेंट करते हैं। सो बच्चों दैट्स द एंड ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। होप सो बच्चों मेरे ये तीनों मेथड आपको समझ में आते हैं। तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर आपसे स्टॉप कर रहे हैं। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।